नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर सेकेंड। ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग अध्ययन किए थे कुछ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ कंसेप्ट सीखे थे, बेसिक कंसेप्ट को, जिसके वजह से मतलब वे कंसेप्ट जो बार बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीटेशन होगा, इसलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़े थे। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना। और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप कमेंट करके, ठीक है ना, अपना अटेंडेंस दिखाएं हमसे। हम प्रत्येक कमेंट को देखते हैं। क्लियर ना। तो अपना अटेंडेंस दिखाएं, बुझाया ना। चलिए तो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लासेज में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एलोट्रोप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली देख रहे थे। ठीक है ना। तो एलोट्रोप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हम दिखा दे रहे हैं आपको कि एलोट्रोप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के अपरूप देख रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में इसका जिक्र किया गया था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से एक बार फिर से हम रिव्यू कर देना चाहता है। ठीक है ना। तो यहां पर नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं और बिस्मथ होते हैं। यही ना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन फैमिली के एलोट्रोप देख रहे हैं, अपरूप देख रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रहे, नाइट्रोजन का कोई भी अपरूप नहीं होता है, एलोट्रोप नहीं होता है। ऐसा ही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की बहुत सारी अपरूपताएं होती है, जैसे कि इनमें से फेमस है व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये तीनों बहुत ही फेमस है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस बोल सकते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। क्लियर छोटू। आप बोल सकते हो एक होता है स्कारलेट फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस। ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? तो फास्फोरस के अपरूप होते हैं, लेकिन इनमें से सिलेबस में हमको कौन सा पढ़ना है? केवल फास्फोरस के अपरूप में व्हाइट, रेड और ब्लैक के बारे में अध्ययन करना है। ऐसा ही आर्सेनिक के अपरूप की बात करें, एलोट्रोप की बात करें, तो एक होता है ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक, ब्लैक आर्सेनिक। ठीक है ना। तो ये सभी किसके अपरूप होते हैं? आर्सेनिक के अपरूप एलोट्रोप होते हैं। ऐसा ही हम एंटीमनी की बात करें तो ये भी येलो एंटीमनी होता है, ठीक है ना, ब्लैक एंटीमनी होता है, और एक होता है एक्सप्लोसिव एंटीमनी। एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक, एक्सप्लोसिव एंटीमनी। स्पष्ट ना। यदि बिस्मथ की बात करें तो इसके भी अपरूप को हम लोग बांट सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में, लेकिन जनरली इसका अपरूप एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर ना। तो ध्यान रहे, इसका अपरूप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। क्योंकि इनके जितना भी अपरूप होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में यदि डिवाइड किया जाए तो वे स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। जनरेट किया जा सकता है लेकिन स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि बिस्मथ का कोई भी अपरूप एलोट्रोप नहीं होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में बेसिकली नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी का एलोट्रोप होते हैं। बिस्मथ को एलोट्रोप कोई लिख दे अल्फा, बीटा, गामा में तो भी सही है, और नहीं रहे तो भी सही है। आपको समझ में आ गया है कि इनके जितना भी अपरूप हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। एक स्पेशल एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है तब इनके एलोट्रोप एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पष्ट ना। कंफ्यूजन है ना। हमको सिलेबस में इन सभी अपरूप, नाइट्रोजन छोड़कर ये सभी अपरूप जो है, केवल हमको फास्फोरस के अपरूप का अध्ययन करना है। 12th सिलेबस में किसका अपरूप मेरे को अध्ययन करना है छोटू?
तो केवल फास्फोरस, फास्फोरस में व्हाइट, रेड और ब्लैक का अध्ययन करना है। तो चलिए इसको नोट करें आप। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ये, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन परिवार की सह संयोजकता क्या होती है, वही चीज देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन परिवार की सहसंयोजकता क्या होती है। सहसंयोजकता कोवैलेंसी मतलब कि बॉन्ड बनाने की क्षमता। क्या बनाने की क्षमता? बॉन्ड बनाने की क्षमता को कोवैलेंसी के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट ना? जैसे मान लीजिए यहां पर लगे, क्या है हमारे पास है ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन खुद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। यही ना है मेरे भाई, ठीक है ना? तो इनके कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की क्षमता नाइट्रोजन की 3 होती है। हम केवल कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने की क्षमता। बाकी सब की 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5 होती है, 5 होती है। इन सभी का बॉन्ड बनाने की क्षमता 3 भी हो सकती है, इसके अलावा 3 भी हो सकती है। स्पष्ट ना? लेकिन यहां पर जनरल कोवैलेंसी की बात की गई है कि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी सहसंयोजकता होती है 3 होती है। लेकिन यही चीज यहां पर अधिकतम कोवैलेंसी पूछा जाता तो ये अलग हो जाता। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग मैक्सिमम कोवैलेंसी के बारे में ही देखेंगे। अब कैसे ये 3 है और ये कैसे इन सभी का 5 आ गया है, ये चीज हम लोग अब डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी सहसंयोजकता 3 होती है, बाकी सभी का 5 होती है। आपको पता है इस फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे भाई NS2 NP3 होती है। यही ना है, कंफ्यूजन नहीं ना है। और इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें मेरे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 और +5 होती है, +3 एंड +5 होते। ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्पष्ट ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हमको चेक करना है कि नाइट्रोजन कहां 3 को बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस कहां 5 को बनाता है, या 3 को भी बनाता है और 5 भी बनाता है, क्यों? स्पष्ट ना? तो चलिए हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन 7, और नाइट्रोजन आपको पता है कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन किस पीरियड का आवर्त का एलिमेंट है? सेकेंड का है, सेकेंड पीरियड का है ये। और जब ये सेकेंड पीरियड का है दैट मींस ये पी वाला का है, तो यहाँ पर 2s2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP3। तो ये सेकेंड पीरियड का है, तो n के जगह पर 2, सेकेंड माने कि 2, n के जगह पर, तो 2s2 और फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2p3। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन है ना? अच्छा, तुमसे कहे 2d होता है, 2d नहीं होता है, क्यों? समझिएगा जरा। फर्स्ट सेल में केवल 1s होता है, सेकेंड सेल में 2s 2p होता है, थर्ड सेल में 3s 3p 3d होता है, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d 4f ये एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकेंड पीरियड में, सेकेंड सेल में केवल 2s 2p होगा ना, 2d एग्जिस्ट नहीं ना करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना? इसका हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ऑर्बिटल वाइज, ठीक है ना? ऑर्बिटल की सहायता से। तो एस के लिए ऑर्बिटल 1 होता है, माने ये बॉक्स ऑर्बिटल होता है। पी के लिए आपको पता है 3 होता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एगो अप इलेक्ट्रॉन भरेगा तो एगो डाउन। ऐसे ही यहाँ पर 3 है, तो एक एक हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही कोवैलेंसी होता है, माने बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। तो तुम मेरे भाई मेरे को बता दो जरा कि क्या ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये उछल कर, मतलब यहां से कूद कर
खाली ऑर्बिटल है कि जाएगा? तो ये कूद कर ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा खाली ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है, इसलिए ये अपने जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता, कूद के कहीं नहीं जा सकता है। यदि कूद के जाता है तो फिर जोड़ा लगेगा इसमें, इसलिए इसका एक्साइटेड स्टेट संभव नहीं है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही कोवैलेंसी होता है। वही क्या होता है? कोवैलेंसी होता है। कोवैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता। स्पष्ट ना? कोवैलेंसी क्या होता है? बॉन्ड बनाने की क्षमता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर कोवैलेंसी होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये तो जोड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें तो दो है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो टोटल कितना अनपेयर्ड है? 1 2 3। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने की क्षमता 3। क्या इसका बॉन्ड बनाने की क्षमता 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इसमें कितना है? 3 ही है। बात समझ में आया? यही चीज हम फास्फोरस में ले लेते हैं, इसके नीचे वाला ये नाइट्रोजन समझ में आ गया काहे 3 को बॉन्ड बनाता है? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 ही है, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कोवैलेंसी सहसंयोजकता होता है। माने सहसंयोजकता मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता। दैट मींस बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना आएगा? 3, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। चलो नेक्स्ट फास्फोरस के लिए देखते हैं। एक फास्फोरस के लिए देख लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा छोटू, जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन देखें, अभी हम फास्फोरस को ले रहे हैं, तो तुमको पता है फास्फोरस थर्ड पीरियड का है। कौन सा पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है, तो N के जगह पर 3 हो जाएगा, तो 3p 3s ले लेंगे, NH2 NP3 होता है ना, तो N के जगह पर 3 लेंगे, तो 3s2 3p3। अब बताओ, फर्स्ट सेल में 1s, सेकेंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d भी होता है। ये 3d भी होता है, भले इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है, 0 है। यदि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3, d के लिए 5 होता है मेरे भाई, 1 2 3 4। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 3 है तो 1 2 3। ये ग्राउंड स्टेट है। क्या ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा? एकदम चला जाएगा, क्योंकि खाली ऑर्बिटल है। ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक कूद के इसमें आ जाएगा, क्योंकि खाली ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है, इसलिए अपने सहसंयोजक बढ़ा लेगा। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना है? बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना तुमको दिख रहा है? कोवैलेंसी कितना दिख रहा है? कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना दिख रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कब? जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा तब ये फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यही चीज एक्साइटेड स्टेट में ES, तो S ये हो गया P और D के लिए 5, 1 2 3 4 हो गया। अब ये क्या होता है ना, जब एक्साइटेड स्टेट की बात होती है तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है कूद के खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। इसमें भी इसमें कोनो ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से कूद के चला गया, तो इसमें 1, इसमें 3 है तो 3 और इसमें एक्स्ट्रा आ गया। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अकेले इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी आ रही है? बॉन्ड बनाने की क्षमता, दैट मीन्स कोवैलेंसी, CV माने कोवैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो कितना है? 5। तो अभी हम लिखा है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और फास्फोरस या इनके अलावा जितना भी नीचे वाले एलिमेंट्स है 5 के अलावा 3 भी बनाता है। 3 कब बनाएगा? जब ग्राउंड स्टेट में होगा, तब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो अपने वैलेंसी को एक्सपांड कर देगा, बढ़ा देगा, विस्तृत कर देगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्पष्ट ना? तो इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे अभी।
तो बच्चों इस पर अभी हम लोग देखें कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ 3 ही बॉन्ड बनाएगा। और उसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 3 के अलावा 5 भी बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमने उसका कारण देख लिया है, स्पष्ट ना। अब उसी पर बिहार बोर्ड में या अन्य इंडिया के किसी भी स्टेट लेवल बोर्ड में 12th क्लास में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि PCl5 का निर्माण संभव है जबकि NCl5 का नहीं, क्यों। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पलट सकता है, NCl3 संभव है जबकि NCl5 नहीं। इस तरह क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको खुद से करना है, इसका आंसर मेंशन कर लीजिएगा। किस तरह से करिएगा, मान लीजिए PCl5 का निर्माण संभव है जबकि NCl5 का नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस का, और उसके बेसिस पर ये दर्शाएंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये करता है क्यों। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन हम अभी कर रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक है। लिखो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि PCl5 संभव है, PCl5 एग्जिस्ट करता है जबकि NCl5 नहीं। इसी का आंसर हमको करना है, मेंशन करना है। तो सबसे पहले कि हम सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है ना, इसका विन्यास लिखते हैं। तो 2s2 और 2p3, 2d तो होता नहीं है इसमें, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए, 3 है तो 1 2 3। एक्साइटेड स्टेट इसका संभव नहीं है क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इसका कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की क्षमता यहाँ पर कितना है, 3 है, जबकि इसका कोवैलेंसी 5 एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका कोवैलेंसी 5 नहीं जा सकता है, इसीलिए NCl5 नहीं बनता है, NCl3 बनता है। लेकिन यही चीज फास्फोरस की देखते हैं, 15 विन्यास लिखते हैं, 3s2 3p3 और इसमें 3d भी होता है और 0 वाले इलेक्ट्रॉन भरे। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन माने कि ऐसे, और d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इसी का एक्साइटेड स्टेट देखे, इसी का एक्साइटेड स्टेट देखे तो इसके पास खाली d ऑर्बिटल है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला जाएगा, ठीक है छोटू। तो 1 2 3 इसमें 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना हो रहा है, 5, और यहाँ पर 3। तो ये दोनों संभव है, मतलब 5 भी बना रहा है और 3 भी बना रहा है। 3 तो जनरल बनाइए करेगा, लेकिन ये नाइट्रोजन 5 नहीं बना रहा है क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फास्फोरस में खाली d ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपने संयोजकता के विस्तृत कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप इनका कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की क्षमता 5 हो जाती है। दैट मीन्स PCl5 का निर्माण कर लेते हैं। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, इसको नोट करें पहले। तो बच्चों यहाँ पर उसी का स्टेटमेंट लिखा गया है कि PCl5 का निर्माण संभव है जबकि NCl5 का निर्माण नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये अपने कोवैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता को विस्तृत नहीं कर पाते हैं, जबकि फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, अतः ये अपने कोवैलेंसी को
विस्तृत कर सकते हैं, इसलिए PCl5 का निर्माण होता है, NCl5 का निर्माण संभव नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में। चलिए लिखिए। तो बच्चों अभी हम लोग देखे हैं कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब अपन देखने जा रहे हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, मतलब नाइट्रोजन परिवार के जितना भी तत्व हैं अधिक से अधिक कितना बॉन्ड बना लेंगे। कोवैलेंसी का मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता। तो हेडिंग लगाइए मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ध्यान दीजिएगा, हमने जनरल कोवैलेंसी की बात की थी तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा था, उसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कोवैलेंसी 3 के अलावा 5 बना रहे थे। क्यों नाइट्रोजन 3 बॉन्ड केवल बनाता है? कहें कि इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, डी खाली ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपने संयोजकता को विस्तृत, बॉन्ड बनाने की क्षमता को विस्तृत नहीं कर पाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन केवल ग्राउंड स्टेट में ही 3 बॉन्ड बनाता है, उसका एक्साइटेड स्टेट संभव नहीं है। इसी प्रकार फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इनकी बात की जाए तो ये 5 भी बनाते हैं और 3 भी बनाते हैं। 3 बॉन्ड कब बनाएगा? जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा तब ये 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड कब बनाएगा? जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब। लेकिन यहां पर वहां पर तो हम लोग देखें कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, लेकिन यहां पर पूछ रहा है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ये बात नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या होती है, कोवैलेंसी मैक्सिमम क्या होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आए थे उस समय 3 मार करके, ठीक है ना, इसलिए वो गलत है। हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों ऐसा होता है, उसकी सभी की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देखिए। तो नाइट्रोजन फैमिली के मैक्सिमम कोवैलेंसी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स होते हैं और इनके मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात की जाए तो मेरे भाई नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। ध्यान रहे कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे, व्याख्या। फास्फोरस की 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, ये सभी मैक्सिमम कोवैलेंसी की चर्चा कर रहे हैं, जनरल कोवैलेंसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आपके जहन में, मन में ये बात क्रिएट होता होगा कि कैसे नाइट्रोजन 4 कोवैलेंसी प्रदर्शित करता है। आपके मन की बात हम पकड़ रहे हैं, क्या कह रहा है आपका मन, कैसे नाइट्रोजन 4 सह संयोजकता माने कोवैलेंसी प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कैसे सर जी आप बता डालो। तो छोटू ध्यान देना, आपको पता है कि नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में नहीं बल्कि ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, वो भी कई गो, 3 गो बॉन्ड बनाता है। चल मेरे भाई, तुमको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। नाइट्रोजन एटम इज ए ट्राइवैलेंट स्पीशीज विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात है तुमको पता है। इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर ना आसानी से त्याग सकता है। इसका अभी हम बेसिक नेचर देखने वाले हैं और वहां पर हम कंसेप्ट बताएंगे लाजवाब, ठीक है ना। तो इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, मान लीजिए कहीं पर हाइड्रोजन है, तो ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करके, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर H और इस पर प्लस, या इसी को इस प्रकार इंडिकेट किया जा सकता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और इस बॉक्स को लगा करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। यह पॉजिटिव चार्ज मेरे भाई नाइट्रोजन का है, बात ध्यान में आप रखिएगा। तो कैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाने की क्षमता 1 2 3 है, लेकिन ये अपना लोन पेयर त्याग के, ये अपना लोन पेयर इसको दे करके एक बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर दे, इसको बोल सकते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
स्पष्ट ना? ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव दिखा सकते हो, तो इसको हटा सकते हो। स्पष्ट ना? तो बाबू मेरे ध्यान रहे कि इस तरह के कंडीशन आ जाए तो ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 को बॉन्ड बनाए, यहाँ पर तो कोवैलेंसी 3 मेरे को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोवैलेंसी सीधी की बात करें तो कई बॉन्ड बना लिया है? 1 2 3 4, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना कर सकता है? 4 बना सकता है। कैसे बनाता है ये देख लिया हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो तुम मेरे भाई कि ये लोन पेयर, एलपी माने लोन पेयर को डोनेट माने दान माने देकर, ये लोन पेयर को डोनेट कर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए मेरे भाई इसका कोवैलेंसी 4 हो जाती है। इसी प्रकार आपके जहन में चलता होगा कि फास्फोरस 6 बना रहा है, आर्सेनिक भी 6 बना रहा है, तो आप सर जी इसको भी व्याख्या कर दीजिए कि कैसे ये बनाते हैं। तो चलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो क्या नीट में एक बार फिर से यदि बोर्ड एग्जाम में दोहरा दे कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या होती है, तो क्या कहिएगा? सर जी 4 होती है, लेकिन केवल सहसंयोजकता कोवैलेंसी की बात की जाए तो कितनी होगी? 3 होगी। केवल नाइट्रोजन की सहसंयोजकता पूछे तो 3, अधिकतम सहसंयोजकता पूछे तो 4। अब जहां में आया है मान कि यहाँ पर कैसे फास्फोरस भी कोवैलेंसी 6 प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन आपके मन में है? हाउ फास्फोरस कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6, ये आपके मन में जनरेट हो गया। तो भाई मेरे तुमको पता है, किसको पता है? तुमको अभी अभी हम बताएं कि नाइट्रोजन यहां पर नॉर्मल कंडीशन में कितना वैलेंसी है इसका? नॉर्मल कंडीशन में इसका कोवैलेंसी 3 है। कब? नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, आपको दिखा दिया गया कि 1 2 3 बॉन्ड बना है। ये तो लोन पेयर है आपका, ये क्या है? लोन पेयर है। स्पष्ट ना? अब हमको देखना है फास्फोरस, तो तुमको ये भी बात पता है कि PCl6 है या PCl5 लेते हैं पहले। PCl5 में यहाँ पर इसका कोवैलेंसी क्या आ रहा है? तो कोवैलेंसी सर जी 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखे थे एक्साइटेड स्टेट में, तब तो 5 क्यों आ रहा है? ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका कोवैलेंसी कितना आया? 5 आया। लेकिन आपको पता है इसके पास खाली d ऑर्बिटल होता है, तो एक्स्ट्रा खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होने की वजह से ये 6 बॉन्ड बना लेते हैं। तो तुमसे कहा जाए कि PCl6 माइनस, ध्यान दीजिएगा, PCl6 माइनस, यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी की बात करें तो 6 हुआ है। क्यों इसकी कोवैलेंसी 6 हुई है? क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल होते हैं, ड्यू टू इम्पटी d ऑर्बिटल। इसका कारण क्या है? इसके पास खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो आप कारण समझ गए हो कि क्यों इसका अधिकतम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, अन्य सभी एलिमेंट्स की 6 होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटोमिसिटी के बारे में। किसके बारे में?
एटॉमिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणुविकता के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्या देखने जा रहे हैं अपन? एटॉमिसिटी, जी हाँ, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। बहुत ही ये आम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंटरेस्टेड है, क्लियर ना? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की परमाणुवकता देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे? जैसे कि एक टर्म आ रहा है एटॉमिसिटी, परमाणुवकता क्या है, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है। ध्यान दीजिएगा छोटू, एटॉमिसिटी को देखने जा रहे हैं, जस्ट ए मिनट। देखिए एटॉमिसिटी क्या है? परमाणुवकता, हिंदी क्या होगा? परमाणुवकता। तो कहेंगे किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को एटॉमिसिटी कहा जाता है। तो बोल सकते हैं इसको, किसी अणु में उपस्थित कुल एटम की संख्या को, एटम्स की संख्या को परमाणुवकता एटॉमिसिटी कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली की देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन N2 के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। स्पष्ट ना? तो जो नाइट्रोजन होता है ना, उसका फिजिकल अवस्था, भौतिक अवस्था N2 होता है, ये N2 के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोरस P4 के रूप में पाए जाते हैं, आर्सेनिक AS4 के रूप में, यही एंटीमनी Sb4 के रूप में। और ये इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें ये धातु है, और धातु में मतलब धातु एक दूसरे से जुड़ के क्रिस्टल का निर्माण करता है, न कि अणु का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये Bi4 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आया क्या? कंफ्यूजन नहीं है? इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या होता है नाइट्रोजन की? तो N2 फास्फोरस की, P4 आर्सेनिक के, AS4, ऐसा ही इसका ये बिस्मथ का इस तरह की एग्जिस्टेंस नहीं है। स्पष्ट ना? तो हम लोग एटॉमिसिटी समझ गए। अब आपके जहन में क्वेश्चन उठता है कि सर जी नाइट्रोजन N2 के रूप में है, जबकि फास्फोरस P4 के रूप में, कहा है ना नाइट्रोजन N4 के रूप में है। क्या आपके मन में ये बात चल रहा है कि नहीं? अभी चल रहा है ना? सही बोल रहे हैं कि गलत? राइट, ठीक है ना? तो आपके मन में ये सवाल उठे, सर यहाँ पर नाइट्रोजन N2 के रूप में और फास्फोरस P4 के रूप में, आखिर कहाँ है ना नाइट्रोजन N4 के रूप में पाया जा रहा है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है केटानेशन, श्रृंखलन। क्या वो श्रृंखलन? जिसका सिंगल बॉन्ड मजबूत होता है उसमें श्रृंखलन की गुण ज्यादा होती है, केटानेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, और जिसका जितना ही ज्यादा होगा वह सिंगल बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है और वह लंबा चेन बना सकता है। बात समझ में आया क्या? तो इसके बाद एटॉमिसिटी को आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे किसके बारे में बाबू मेरे? तो आपको हम बताने वाले केटानेशन क्या है, श्रृंखला। एक मिनट। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं केटानेशन, श्रृंखलन। क्लियर ना? तो हेडिंग लगे केटानेशन, श्रृंखलन। केटानेशन हिंदी होता है श्रृंखलन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट दिया गया श्रृंखलन के बारे में, क्या होता है। तो कोई परमाणु अपने आप से जुड़ते चला जाए ना, इसी प्रॉपर्टीज को, गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। मतलब स्वयं के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा
जाता है तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि स्वयं के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को केटानेशन कहते हैं। केटानेशन कहते हैं, स्पष्ट ना। उसी को क्या कहा जाता है? केटानेशन कहा जाता है। तो आप ये बात समझ गए केटानेशन क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, क्लियर ना। अब यहां पर क्वेश्चन ये जनरेट होता है बाबू कि हम लोग को पता है कि जो एटॉमिसिटी नाइट्रोजन फैमिली का जो नाइट्रोजन का होता है N2 होता है, फास्फोरस का P4 होता है, आर्सेनिक का AS4 होता है, Sb का Sb4 होता है, स्पष्ट ना। लेकिन यहां पर ये आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर नाइट्रोजन N2 में है, फास्फोरस P4 में है, क्यों नहीं फास्फोरस P2 में है, क्यों नहीं नाइट्रोजन N4 में है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके मन की बात हम यहां लिख रहे हैं, आपके मन में जो चल रहा है उसको लिख रहे हैं मेरे भाई कि वाई क्वेश्चन कि वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म, वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4, क्या कारण है? या ऐसे बोल सकता है कि वाई नाइट्रोजन डू नॉट शो केटानेशन, ठीक है ना। यहां पर नेक्स्ट क्या हो सकता है? वाई नाइट्रोजन डू नॉट शो केटानेशन। अब ध्यान देना मेरे भाई, तुमको अभी बताए हैं हम कि जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, किसका? जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वही केटानेशन प्रॉपर्टीज शो करेगा। जिसका सिंगल बॉन्ड कमजोर होगा वह केटानेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। दैट मीन्स इस बात को लिख सकते हैं कि केटानेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माने समानुपाती स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। मतलब परमाणुओं के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है वह क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कहेंगे कि यह केटानेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहां पर इस बात को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? हम बोल दे रहे हैं तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो केटानेशन शो करेगा। तो लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद लिख सकते हो, लिखो जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो केटानेशन शो करेगा, तो वो केटानेशन शो करेगा, केटानेशन शो करेगा माने प्रदर्शित करेगा। स्पष्ट ना। या इसी को स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, या करके लिख लो, तुम बोल रहे हैं हम कि जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो लॉन्गर चेन बनाएगा, माने एक दूसरे से जुड़ते चला जाएगा। तो लिखने ना मेरे भाई कि जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, या करके इसी चीज को, जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो लॉन्गर चेन बनाएगा, जैसे कार्बन जुड़ते चला जाता है उसी प्रकार। तो तुमसे कह दे मेरे भाई, इसको तो नोट डाउन कर लेगा तुम, कारण समझ में आ रहा ना। ध्यान देना छोटू, अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लीजिए हमारे पास P4 है, N2 है, S8 है, मान लेते हैं।
तुमसे कहा जाए किसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो जो जितना ही अकेले एटम स्वयं से जुड़ा रहेगा ना, तो कहते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जैसे P4N2S8, तो सबसे ज़्यादा आपस में कौन जुड़ा हुआ है? S8। तो इसका सिंगल बॉन्ड का जो मजबूती होगा ना, ये दोनों से स्ट्रांग होगा। इस दोनों में कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एटम कॉम्बिनेशन किया अपने आप में स्वयं से, तो कहेंगे कर सिंगल बॉन्ड मजबूत है। इसका क्या है? कमज़ोर है। क्या है? कमज़ोर है। ध्यान देना मेरे भाई, जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन लेते हैं, N सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं, डबल ट्रिपल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन ले लिए, O सिंगल बॉन्ड O। अब बताओ इस पर लोन पेयर दो, इस पर लोन पेयर दो, इस पर भी दो। स्पष्ट ना? कन्फ्यूजन ही ना है। हम सिंगल बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर लोन पेयर नहीं दिखाइए, माने कि इस पर ओवरऑल लोन पेयर होता है। ठीक है ना? लोन पेयर इस पर ओवरऑल होता है। नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होता है, तुमको पता है। अब देखो, तो ध्यान से देखना कि ये जो नाइट्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड हम कंपेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये दोनों ही सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है ना, दोनों ही सेकेंड पीरियड का जब ये एलिमेंट्स है तो इसका साइज छोटा होगा। इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। आज जब छोटा होगा तो छोटा होने की वजह से एक बीच में रिपल्सन होगा ना। देखो ये साइज एक जब छोटा है, ठीक है ना, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं? आज जब रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा मेरे भाई? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है ना? पक्का समझ में आ रहा है आपको? स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि जब ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा रिपल्सन होने की वजह से, तो यहां पर लिखा है चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। नाइट्रोजन का साइज क्यों इसका आकार छोटा है? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। आज जब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, छोटा है, तो इनके बीच, जिसके वजह से लोन पेयर के बीच विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन अधिक होता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड वीक होता है। इसी प्रकार एकदम सेम ऑक्सीजन में भी होता है, क्योंकि ये भी क्या है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। स्पष्ट ना? अब देखा जाए मेरे भाई, ये बात आप समझ गए हो। अब हम लोग यदि यहां पर जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन N2 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, आर्सेनिक S4 के रूप में, Sb4 के रूप में, बिस्मथ। ठीक है ना? अब देखो, इसमें स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये नाइट्रोजन होता है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना? और फास्फोरस के बीच मेरे भाई सिंगल बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड होगा? फास्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। किसको तोड़ना आसान है? ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि एगो के आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन 3 गो के तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। आज जब नहीं तोड़ पाएंगे तो इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये नहीं टूट पाता है। और एंटीपी पर ये अक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। तो N2 एंटीपी पर रूम टेम्परेचर पर अक्रिय होता है। क्यों? इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बनता है कि N2 अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें इसको तोड़ना आसान नहीं है। आज जब ये जल्दी टूटेगा नहीं तो फिर ये रिएक्शन किसी से करेगा नहीं, अभिक्रियाशीलता अपना दिखाएगा नहीं, फलतः ये क्या होगा? निष्क्रिय होगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये वाला। ठीक है ना? नोट कर सकते हैं आप। तो बच्चों, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोले अभी कि N2 माने कि डाई नाइट्रोजन एंटीपी पर, दैट मीन्स कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। क्यों? यही क्वेश्चन रहेगा। तो लिखिए क्वेश्चन मेरे भाई, क्या लिखिएगा? कमरे के ताप पर डाई नाइट्रोजन, कमरे के ताप पर डाई नाइट्रोजन
डाई नाइट्रोजन, दैट मीन्स N2, दैट मीन्स N2 अकीर्य क्यों है? अकीर्य क्यों है? अकीर्य क्यों है? अब ध्यान देना जरा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, N2 कमरे के ताप पर अक्रिय क्यों है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है, क्यों? ठीक है ना, ये कमरे के ताप पर इतना ना स्टेबल होता है जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज कुरकुरे का पॉकेट, मतलब जितना भी ये सब्सटेंस आते हैं उसको प्रिजर्वेटिव सुरक्षा के लिए उसमें क्या स्टोर किया जाता है? N2 गैस को स्टोर किया जाता है। स्पष्ट ना? ध्यान देंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर में स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। यहां पर ना नाइट्रोजन जो N2 है इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। ये है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इसमें, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है सबसे ज्यादा होती है देन ट्रिपल, देन डबल एंड सिंगल। सबसे ज्यादा मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है इसी बॉन्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो ट्रिपल, डबल, सिंगल, तो बताओ किसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं? किसमें कम एनर्जी लगेगा? तो सिंगल को तोड़ना आसान है, फिर डबल को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिपल को तोड़ना और एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो बताओ ये टूटेगा नहीं जल्दी, तो किसी से अभिक्रिया करने चलेगा? N2 अभिक्रिया करने नहीं चलेगा, इसलिए कमरे के ताप पर क्या होता है? अस्थाई होता है, अक्रिय होता है। लेकिन यही चीज टेम्परेचर हम बढ़ाए, टेम्परेचर क्या करें? बढ़ाए तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, एकदम फास्ट रिएक्शन करता है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये सिंगल बाउंड है, मतलब एक डंडा है, ठीक है ना, एक डंडा है, फिर हम दो डंडा को ले लिए कॉम्बिनेशन, फिर तीन डंडा को ले लिए कॉम्बिनेशन। किसको तोड़ना आसान है? तो तू कहेगा एक डंडा को तोड़ना आसान है, लेकिन दो डंडा ले लिए इसको तोड़ना और डिफिकल्ट है, तीन डंडा ले लिए उसको तोड़ना और डिफिकल्ट है ना प्रॉब्लम? तो ये टूटे कब? जब काफी ज्यादा एनर्जी लगे, हीट लगे तब। तो बताओ ये जल्दी एनटीपी पर टूटेगा? नहीं टूटेगा, तो रिएक्शन किसी से करबे नहीं करेगा, इसलिए ये क्या होता है? अक्रिय होता है। तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो कि N ट्रिपल बाउंडेड N, यहां पर स्टेटमेंट मेरे भाई लिखा जा सकता है। ध्यान देना छोटू, एक मिनट। इसका स्टेटमेंट हो सकता है छोटू कि N ट्रिपल बॉन्ड N बाउंड की बाउंड एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी क्या होते हैं कि बाउंड एंथैल्पी के कारण बाउंड एंथैल्पी के कारण N2 कमरे के ताप पर काफी अक्रिय हैं, ये काफी अक्रिय होते हैं, काफी अक्रिय होते हैं, काफी अक्रिय होते हैं, ठीक है ना, काफी अक्रिय होते हैं। लेकिन यद्यपि ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है, क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। एक बार फिर स्टेटमेंट मिला ले अपन, क्या? N ट्रिपल एंड बाउंड की बाउंड एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण, यहां लिख लेना है, ज्यादा होने के कारण
होने के कारण N2 कमरे के ताप पर काफ़ी अक्रिय होती है, लेकिन ताप में वृद्धि के साथ बहुत तेजी से ये क्या होती है, क्रियाशील हो जाती है। स्पष्ट ना। तो ये था हमारा बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बताएं, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के इसमें लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है लास्ट, बाबू ध्यान देना। हमने तुमको बताया है कि नाइट्रोजन फैमिली की हम लोग एटॉमिसिटी देख रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली में हम बताया है कि नाइट्रोजन N2 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, ठीक है ना, और आर्सेनिक SF4 के रूप में, S4 के रूप में, एंटीमनी SB4 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर ना। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है, N2 N4 के रूप में आप P4 P2 के रूप में कहा नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमने अभी कारण आपको बताया है कि सिंगल बॉन्ड, जिसके सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसके सिंगल बॉन्ड प्रबल होंगे, उसमें कैटायनेशन गुण ज्यादा होगा। स्पष्ट ना। और जिसमें सिंगल बॉन्ड कमजोर होता है वह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब कैटायनेशन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्यों नाइट्रोजन फास्फोरस के अपेक्षा कम श्रृंखलन गुण दर्शाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है क्यों नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा कम श्रृंखलन गुण दर्शाता है, श्रृंखलन गुण दर्शाता है। इसका कारण बता दो मेरे भाई। तो तू बता देगा यार, अभी हम लॉजिक समझाए हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस में दोनों में किसका श्रृंखलन गुण ज्यादा है, फास्फोरस का, ठीक है ना। तो इसका है ये कारण बताना है। तो क्या कहिएगा, N सिंगल बॉन्ड N में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, जबकि फास्फोरस में P सिंगल बॉन्ड P क्या होता है, प्रबल होता है। बस कारण हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टेटमेंट बोले, आंसर लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड P लिख लो यहाँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड चाहे सिंगल PP बॉन्ड सिंगल NN से है ना मजबूत होगा, NN से प्रबल होता है, ये भी बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट बदले तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जनरेट होगा। ग्रुप 15 तो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो क्वेश्चन क्या था, क्यों नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा कम श्रृंखलन गुण दर्शाता है। तो कारण क्या है, इस श्रृंखलन गुण वाला आ जाए ना कहानी, तो सिंगल बॉन्ड कमजोर और मजबूत से डिस्कस कर दीजिएगा। जिसका सिंगल बॉन्ड मजबूत होगा वो श्रृंखलन ज्यादा, और जिसका सिंगल बॉन्ड कमजोर होगा वो श्रृंखलन कम खत्म। बात बुझाया ना। तो ये था हम लोग ग्रुप P ब्लॉक्स एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन फैमिली का ये पार्ट 2 था, दैट मीन्स लेक्चर सेकेंड है, ठीक है ना। लेक्चर फर्स्ट हम कहें तो थोड़ा सा बेसिक आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटॉमिक साइज के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण। अब इसके बाद पूरा इंटरेस्टेड होगा ये P ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत मजा आएगा हम लोग को स्पष्ट न पढ़ने में। आप कॉपी को इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशल बनाइएगा, अच्छा से नोटबुक बनाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, धन्यवाद।